अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इन्वर्जन ये फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इन्वर्जन इस फिगर ऑफ स्पीच को समझने से पहले हम लोग पहले हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन लेंगे, उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। हमने जो पहली पोएटिक डिवाइस पढ़ी थी वो थी एलिट्रेशन। आपको याद होगा स्टूडेंट्स के एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है। जब पोएट कॉन्सोनेंट साउंड को फ्रीक्वेंटली रिपीट करता है एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू एनहांस म्यूज़िकल क्वालिटी, तब हम कहते हैं कि पोएट ने एलिट्रेशन इस पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने जो पोएटिक डिवाइस पढ़ी थी वो था रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है? एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट किए जाते हैं, जबकि रिपीटेशन में सिर्फ वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट किए जाते हैं। साउंड्स रिपीट नहीं होते, बल्कि क्या रिपीट होते हैं? ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखिए। एलिट्रेशन में साउंड रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, और रिपीटेशन में सिर्फ वर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट किया जाता है 2 और मोर टाइम्स, यानी कि अ वर्ड और फ्रेज इज़ रिपीटेड 2 और मोर टाइम्स। वाई इट इज़ रिपीटेड? क्यों ये रिपीट किया जाता है? इट इज़ रिपीटेड टू क्रिएट रिदम, या रिदम धुन पैदा करने के लिए रिपीट किया जाता है, या टू ब्रिंग अटेंशन टू एन आइडिया, यानी कि राइटर जो बात कह रहा है, राइटर जो ख्याल पेश करना चाहता है, उस ख्याल पर फोकस करने के लिए या तवज्जो दिलाने के लिए किसी वर्ड या फ्रेज को रिपीट किया जाता है। उसके बाद जो हमने एक पोएटिक डिवाइस देखी थी विथ एग्जाम्पल्स, वो थी इमेजरी। इमेजरी क्या है? बहुत आसान सी सनद है। जब शायर कुछ ऐसे लफ्ज़ या फ्रेज़ेस का इस्तेमाल करता है जिससे कि हमारे जहन में, हमारे आँखों के सामने एक इमेज क्रिएट होती है, मानो एक पेंटिंग, मानो एक मंज़र हमारे आँखों के सामने बनता है, तब हम कहते हैं कि शायर ने इमेजरी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे शायर को पेंट ब्रश की ज़रूरत नहीं है इमेजेस क्रिएट करने के लिए, आपकी नज़रों के सामने या आपकी जहन में इमेजेस की अक्कासी करने के लिए, बल्कि यहाँ पे शायर, यहाँ पे पोएट ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस को चूज़ करता है, उनका इस्तेमाल करता है, उनका यूज़ करता है, जिससे कि हमारे जहन में मेंटल इमेजेस हम विजुअलाइज करते हैं, वो हमारी जहन में उनकी अक्कासी होती है या हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके आँखों के सामने इमेज उभर कर आए, बल्कि आप किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, किसी चीज़ को सुन सकते हैं, किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। तो फील, टच, टेस्ट, हियर और सी, ये पूरे आपके जो 6 सेंसेस हैं, इन सेंसेस को इग्निट करता है, इन सेंसेस को उजागर करता है पोएट अपने वर्ड्स के ज़रिए, अपने फ्रेजेस के ज़रिए। जब शायर अपनी नज़मों में इस तरह के जुमलों की बंदिश करता है या इस तरह के वर्ड्स को अरेंज करता है, फ्रेजेस को अरेंज करता है, तो हम कहते हैं कि शायर ने इमेजरी का इस्तेमाल किया है। तो ये थे अब तक के हमने जो फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, उनका शॉर्ट रिकॉल या रिकैप्चुलेशन। आज हम जो पोएटिक डिवाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्वर्जन। ये भी एक सिंपल सी पोएटिक डिवाइस है, सिंपल सी टेक्निक है जो एक पोएट यूज़ करता है अपने शायरी में, अपने नज़मों में, अपनी गज़लों में, पोएम्स में, सॉन्ग्स में, बैलेड्स में, ये पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया जाता है। इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इन्वर्जन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच राइटर purposefully changes the order of words, phrases or sentences. The normal order of word is reversed
to achieve a particular effect. दूसरे लफ्ज़ों में इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन इज़ ए लिटरेरी डिवाइस विच रेफर्स टू द रिवर्सल ऑफ द सिंटैक्टिकली करेक्ट ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। देखिए बच्चों, आप सभी को मालूम है कि हमारी सेंटेंस की जो तरतीब होती है, सेंटेंसेस के कई तरह के टाइप्स होते हैं जी, लेकिन आम जो इस्तेमाल में आता है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी कि हम जब एक जुमला बनाते हैं तो जुमले में जो लफ्ज़ों की तरतीब होती है तो वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, और फिर उसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ़ेल का इस्तेमाल करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन्वर्जन में ये होता है कि शायद एक मकसद के साथ पर्पसफुली जब इस वर्ड ऑर्डर को चेंज करता है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बजाय वो पहले वर्ब लेगा, फिर ऑब्जेक्ट लेगा, फिर सब्जेक्ट लेगा, या फिर पहले वर्ब लेगा, फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लेगा, या फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, इस तरह से वो जुमले की तरतीब चेंज कर सकता है। यानी कि सिंटैक्टिकली, यानी कि ग्रामेटिकली जो करेक्ट ऑर्डर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको वो पर्पसफुली चेंज करता है, जिसको हम कहेंगे रिवर्सल, यानी कि उल्टा कर देता है, रिवर्स करता है। रिवर्स ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। इन्वर्जन में क्या होता है? रिवर्सल ऑफ वर्ड ऑर्डर, वर्ड का जो सीक्वेंस है, ऑर्डर जो है, उसको रिवर्स किया जाता है। कुछ हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए, डे टू डे एग्जाम्पल्स के ज़रिए, इन जनरल एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम इस इन्वर्जन सनद को, इस इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, पहली मिसाल दी गई है, शॉक्ड आई वॉज, मैं चौंक गया। ये जुमला होना चाहिए था, आई वॉज शॉक्ड। इस तरह से इस जुमले को लिखा जाना चाहिए था, लेकिन हमने किसी ख़ास मकसद के तहत क्या लिखा है, यानी कि हमारा शौक़ ज़्यादा असरदार तरीक़े से हमारा शौक़, यानी कि शौक़ की अहमियत दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, शॉक्ड पहले लिख रहे हैं। शॉक्ड आई वॉज, शॉक्ड क्या है? वर्ब है ना, एक फ़ेल है, एक काम हो रहा है, शॉकिंग। तो शॉक्ड जो है वो फ़ेल है, आई सब्जेक्ट है, वॉज फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो जुमले की तरतीब क्या होनी चाहिए थी? आई वॉज शॉक्ड, लेकिन क्या लिखा गया है? शॉक्ड आई वॉज। यानी कि हम अगर से देखा जाए तो ये एक एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया है, ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है। तो सादे जुमले को जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? इन्वर्जन। जब पोएट इस तरह से अपने पोएम्स में, अपने सॉन्ग्स में, पोएट जब सेंटेंस की तरतीब को बदलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट द पोएट इज़ यूजिंग द डिवाइस ऑफ द टूल ऑफ इन्वर्जन। देखिए, अगली मिसाल फिर आपके सामने है कि हाउ अमेजिंग दिस इज़। फिर से यहाँ पे जुमले को, बिल्कुल सादे से जुमले का जो ऑर्डर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस ऑर्डर को चेंज किया गया है। जहाँ पे कहा जाना चाहिए था दिस इज़ अमेजिंग, तो क्या लिखा गया है? हाउ अमेजिंग इट इज़। और एक हम जुमला लेते हैं कि लुकिंग अ बिट टायर्ड नाउ फैज़। फैज़ से पूछा जा रहा है कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। अगर से हमें ये इसे सादी ज़बान में कहना होता, आम फहम में कहना होता, तो हम क्या कहते? फैज़ यू आर लुकिंग अ बिट टायर्ड नाउ। लेकिन क्या कहा गया है? पहले हेल्पिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म लुकिंग का इस्तेमाल किया गया है, लुकिंग अ बिट टायर्ड नाउ। यानी कि सीधी सीधी बात है, सब्जेक्ट ऑर्डर को, वर्ड ऑर्डर को चेंज किया गया है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ना लिखते हुए पहले वर्ब को लिया गया है, फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को लिया गया है। लिहाजा जब शायर इस तरीक़े से करता है, इन शॉर्ट में हम कहेंगे द वर्ड ऑर्डर इज़ नॉट ग्रामेटिकली
करेक्ट। जब वर्ड ऑर्डर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लिखी जाती है, उसे चेंज करके लिखा जाता है, तो हम कहते हैं कि पोएट ने इन्वर्जन इस टूल का, इस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। चंद हम इन्वर्जन की मिसालें हमारी टेक्स्ट बुक से लेते हैं। एक दो मिसालें देखिए। पोएम नंबर 2.3 में आपको इन्वर्जन की कई एग्जाम्पल्स नज़र आएंगी। तकरीबन 4 से 5 एग्जाम्पल्स आपको इन्वर्जन की इस पोएम में 2.3 जिसका नाम है द इंचकेप रॉक, इसमें आपको नज़र आ जाएंगी। पहली मिसाल हम ले रहे हैं, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। क्या लिखा है शायर ने? ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन सा है? द रोवर है, और वर्ब क्या है? टेक्स। तो क्या जुमला होना चाहिए था? द रोवर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक। ये आपका जुमला होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पोएट ने पर्पसफुली इस सीक्वेंस को, इस सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर को, इस तरतीब को चेंज किया है। उसी तरह से यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं 5 मिसालें दी गई हैं, जिनमें सभी में वर्ड ऑर्डर चेंज किया गया है। इसके बाद हम अगली सनद पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक अगली मिसाल लेंगे जो एक दूसरी नज़म से है। 2.6 मनी इस नज़म से ली गई है, और वो मिसाल है, For many a false man as a friend came knocking all day at my door। देखिए यहाँ पे भी जो जुमला होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? For many a false friend came knocking all day at my door as a friend। इस तरह से जुमला होना चाहिए था, लेकिन उसको तरतीब को बदल कर लिखा गया है। चलिए यहाँ पर हम इन्वर्जन की मिसालें ख़त्म करते हैं और हम अपने एक नए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही आसान फिगर ऑफ स्पीच है, और उसका नाम है ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया को उर्दू में हम वाज़े अस्माए सौत कहेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि राइटर ऐसे नेचुरल जो वर्ड्स होते हैं, नेचुरल जो साउंड्स, कुदरती जो आवाज़ें होती हैं, उन कुदरती आवाज़ों को बयान करने के लिए ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है जो उन आवाज़ों को मिमिक करती हैं, उन आवाज़ों की नक़्ल को लिखता है, तो हम उसे कहते हैं ओनोमाटोपिया। देखिए, अ वर्ड विच इमिटेट्स, इमिटेट करना यानी कि नक़्ल करना, ए वर्ड विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ ए थिंग, यानी कि वो लफ्ज़ जो कुदरती आवाज़ की नक़्ल करता है। इट क्रिएट्स अ साउंड इफ़ेक्ट दैट मिमिक्स द थिंग डिस्क्राइब, मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो कुदरती आवाज़ की नक़्ल करता है और उसकी मिमिक, यानी कि मिमिक भी नक़्ल मिमिक करता है और उसे बयान करता है, ताकि जो बयान हो वो दिलचस्प बन सके, तब हम कहते हैं कि शायर ने ओनोमाटोपिया इस सनद का इस्तेमाल किया गया है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास माहौल में, हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे ओनोमाटोपिक लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल ओनोमाटोपिया के जो हम बार बार पढ़ने में हमारे आते हैं, वो है द बजिंग बी फ्लू अवे। आप देखेंगे कि मक्खी जब भिनभिनाती हैं तो उसकी आवाज़ कैसी आती है? बज़, इस तरह की आती है। तो मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ को एक वर्ड के ज़रिए डिस्क्राइब किया गया है। वो वर्ड कौन सा है? बजिंग। लिहाजा बजिंग ये जो है ये ओनोमाटोपिक वर्ड है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, द सैक फेल इनटू द रिवर विथ अ स्प्लैश। इसका मतलब ये हुआ, ये जुमले का, कि एक थैला पानी में, नदी में ज़ोर से गिर गया, यानी कि पच की आवाज़ से गिर गया। ये जो थैला गिरने की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को
कौन से लफ्ज़ से डिस्क्राइब किया गया है? स्प्लैश। या बच्चे आप देखते हैं कि पानी के दरमियान से जब गुज़रते हैं, गड्ढों में पानी होता है तो ज़ोर से उसमें कूदते हैं और पानी उड़ाते हैं, तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है पश करके, तो उस आवाज़ को स्प्लैश इस वर्ड से डिनोट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। लिहाजा स्प्लैश जो है वो ओनोमेटोपिक वर्ड है। उसके बाद अगली मिसाल में हम देखेंगे और एक आवाज़ को, द बुक्स फेल ऑन द टेबल विथ अ लाउड थम्प। किताबों के गिरने की आवाज़ को किससे डिस्क्राइब किया गया है? किताबों के गिरने की आवाज़ को किस तरीके से बयान किया गया है? थम्प, इस आवाज़ से बयान किया गया है। लिहाजा थम्प जो है वो ओनोमेटोपिक वर्ड है। उसके बाद द रसलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक। पत्तों का कड़कड़ाना, यानी कि सूखे पत्ते जब हवा में उड़ते हैं, बहुत सारे सूखे पत्ते आप ख़िज़ा के मौसम में देखेंगे कि दरख्तों से पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और जब हवा चलती है तो वो पत्तों के सरकने की एक आवाज़ आती है, पत्तों के हटने की एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को किस लफ्ज़ से बयान किया गया है? रसलिंग। ये सभी मिसालों में हम देखते हैं कि राइटर ने कुदरती आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए और उसे दिलचस्प बनाने के लिए कुछ मखसूस लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है जो कुदरती आवाज़ से मेल खाते हैं, या जो कुदरती आवाज़ की इमिटेशन है, मिमिक्री है। तब हम ऐसी आवाज़ों को क्या कहते हैं? ओनोमेटोपिक वर्ड्स, या ऐसी सनत को हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। अब हम देखते हैं कि अलग अलग मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ आवाज़ें बयान की जाती हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें मुख्तस की गई हैं। जैसे कि पानी की जो ख़ास तौर पे आवाज़ आती है, पानी की आवाज़ें, पानी में कुछ गिरने के बाद या पानी से गुज़रने के बाद जो आवाज़ें आती हैं उसको कहते हैं प्लॉप, स्प्लैश, गश, ड्रिप या ड्रिज़ल। जैसे कि बारीक बूंदाबांदी होना, तो बारीक बूंदाबांदी होने की जो आवाज़ आती है उसको हम कहते हैं ड्रिज़ल। बारीक बूंदाबांदी की आवाज़ को हम कहते हैं ड्रिज़ल। जबकि नल से जो पानी टपकता है, टप टप टप, तो उस आवाज़ को हम कहते हैं ड्रिप। और झरने से ज़ोर से जो पानी के बहने की आवाज़ आती है उसको हम कहते हैं गश। पानी कहीं पर जमा हुआ है और उसमें कोई चीज़ ज़ोर से हम उसमें छलांग लगा रहे हैं, या ज़ोर से कोई चीज़ जब उसमें गिर जाती है तो उसको हम कहते हैं स्प्लैश या प्लॉप। उसी तरह से इंसानों की आवाज़ों को भी मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं। इंसान जो आवाज़ें निकालता है उसको भी मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं, जैसे कि ग्राउल, गुर्राना, गिगल यानी कि हंसना, बहुत धीमी सी आवाज़ में आपस में हंसना, उसको कहते हैं गिगल। जैसे बच्चे जो हंसते हैं, छोटे मासूम बच्चे जो हंसते हैं, 2-3 साल की उम्र, 4 साल की उम्र के बच्चे जो आपस में कुछ बातें करके हंसते हैं तो उसको कहते हैं गिगलिंग। और ग्रंट, गुर्राना, मरमर यानी कि मुंह में बकना, क्या बक बक कर रहे बोलते, तो ये बक बक के लिए कौन सा लफ्ज़ है? मरमर। और चैटर यानी कि परिंदे जो आपस में जैसे बातें करते हैं, चहकते हैं एक दूसरे से, लगता है कि गुफ्तगू कर रहे हैं, वैसे ही जब लेडीज़ आपस में बहुत बातें करती हैं तो फिर हम कहते हैं चैटरिंग या चैटर करना कहते हैं। उसी तरह से एनिमल्स की आवाज़ भी कुछ ओनोमेटोपिक वर्ड से डिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि बिल्ली के पुकारने को म्यू कहा जाता है, और घोड़े के पुकारने को नी कहा जाता है, परिंदों के बातें करने को, परिंदों के चहकने को ट्वीट कहा जाता है। उसी तरह से बकरियों के पुकारने को बा कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ वर्ड्स हैं जिसे हम ओनोमेटोपिक वर्ड कहते हैं, जो असल में नक़ल होती है कुदरती आवाज़ों की। हम इसकी चंद मिसालें टेक्स्ट बुक से देखते हैं। ओनोमेटोपिक एक्सप्रेशंस हमारी टेक्स्ट बुक में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। पोएम नंबर 2.3 इंच केप रॉक में हम देखेंगे, डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड। अब ये जो गर्गलिंग लफ्ज़ है, ये गर्गलिंग क्या है?
ओनोमेटोपिक वर्ड है तो यानी कि लिहाजा इन दिस लाइन द पोएट हैज़ used the poetic device of onomatopoeia. Gurgling sound brings out the effect of sound of sinking of the bell. जो घंटी डूब रही है उससे जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है उसको बयान किया है गरगलिंग इस लफ्ज़ के ज़रिए। उसके बाद अगली जो पोएम है 2.5 फादर रिटर्निंग होम, यहाँ पे हम देखते हैं कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंग। ट्रेम्बल्स यानी कि कपकपाना, कपकपाहट को बयान किया गया है लफ्ज़ से, ट्रेम्बल इस लफ्ज़ से। ये ट्रेम्बल जो है ये इमिटेशन है कपकपाहट का, कुदरती तौर पे जो कपकपाहट होती है उसको बयान कर इस लफ्ज़ के ज़रिए, ट्रेम्बल इस लफ्ज़ के ज़रिए बयान किया गया है। उसके बाद मनी इस पोएम में हम देखते हैं कि एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज। हम यानी कि मक्खियों के भिनभिनाने को, मक्खियों के गुनगुनाने को हम कहा जाता है, हमिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे इन ख्वातीन की बातों को क्या कहा गया है, हम कहा गया है। हमिंग लाइक बीज, मक्खियों की तरह गुनगुनाती हैं, भिनभिनाती हैं। उम्मीद है आपको ये पोएटिक डिवाइसेस, इन्वर्जन और ओनोमेटोपिया समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।